हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की रहेगी और केमिस्ट्री में हमारा चल रहा था यानी बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही थी, उसको कंप्लीट कराएंगे। ओके, चलिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारी एक सीरीज चल रही थी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 100 न्यूमेरिकल्स, यानी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 100 न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज थी, जिसमें मैं पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 2 दोनों पार्ट से यानी कि पूरी फिजिक्स से केवल 100 न्यूमेरिकल्स करा रहा था, जिसमें से मैं अब तक आपको 5 पार्ट दे चुका हूं। आज का ये वीडियो का 6ठा पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम 46 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को करेंगे सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके डिस्प्ले पर प्रश्न दिखाई देंगे, उनको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और समझना। और बाकी आपको पीडीएफ में सब यानी क्वेश्चंस की पीडीएफ में पहले ही दे चुका हूं, जिन्होंने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया वो जाकर डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो सबसे पहले हम 46वां प्रश्न लेते, काफी बड़ा प्रश्न है, डिस्प्ले पर दिखाई देगा तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्या दिया है मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो दिया है यहाँ पे लिख दूंगा मैं, दिया है, राइट। और मैं इस तरीके से आगे तक लिखता जाऊंगा, राइट। तो आप लोग क्या करोगे उसका समझते रहना, क्योंकि मैं पहले क्या लिखता था, दिया है बट्टे बट्टे करके लिखता था ना, आपको पेपर में उसी तरीके से लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह कम पड़ जाती है इसलिए मैं इस तरीके से लिखूंगा। ओके, चलिए तो देखो मैं आपको प्रश्न भी दिखा दे रहा हूं। पहली बात तो देखो ये प्रश्न है जो आज सॉल्व होंगे। तो मैं पहला प्रश्न लेता हूं, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार लूप जिसकी माप 0.040 मीटर गुणा 0.050 यानी इसको बोलते हैं जैसे 4/5 कि 4 लंबाई है 4 मीटर और 5 मीटर इसकी चौड़ाई है, या बोल देगा भैया 10/5 10 मीटर लंबाई और ये उसकी चौड़ाई हो गई। तो ये इसकी माप दे रखी है। माप का मतलब क्या है, यदि किसी चीज की माप दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसकी क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल आपका दे रखा है इसमें 0.040 गुणा ये दे रखा है 0.050 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्यों, बेसिक तौर पर जो आपको दे रखा है ये दे रखा है 0.40 मीटर गुणा 0.050 0.040 मीटर गुणा 0.050 मीटर, ये दे रखी है इसकी माप। तो माप का मतलब क्या है भैया, सिंपल सी बात है, इतनी गुणा करेंगे क्षेत्रफल आ जाएगा, मीटर की मीटर में करेंगे मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो हम इसको लिख देंगे भाई, 1-2 अंक आगे ले जाएंगे, 1-2 अंक आगे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.0 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 5.0 गुणा 10 की पावर -2। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, देखना जरा, 1-2 अंक में आगे ले गया 2 घात माइनस की कर दिया, इधर 2 घात में आगे ले गया 2 घात माइनस की कर दिया। अब ये 4.0 यानी कि यहां तक लेके गया हूं मैं केवल, तो ये 4.0 का मतलब क्या हो जाएगा 4 और 5.0 का मतलब क्या हो गया 5। तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये है, सिंपल तौर पर ये 5 की गुणा इसमें कर दूंगा, ये 5 है, मत अलग सोचो तुम, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। समझ में आ गई बात, एक चीज आ गई आपको। दूसरा क्या दे रखा है, इसमें फ्लक्स दे रखा है, और ये दे रखा है 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आपको ये चुंबकीय क्षेत्र जो दे रखा है B बराबर कितना दे रखा है 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। आपसे पूछा क्या, लूप से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करवा रहा है जब तल लूप का तल क्षैतिज है और लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। दो बातें हैं, इसने 2 चीजें पूछी हैं कि भैया चुंबकीय फ्लक्स का आपको ज्ञात करवाना है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, क्या ज्ञात करवा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का आपसे पूछा है। 2 कंडीशन में पूछा है, पहला जब आपका लूप का तल क्षैतिज है, एक तो इस कंडीशन में, और दूसरे क्या है जब लूप का तल कैसा है ऊर्ध्वाधर है।
लूप का तल ऊर्ध्वाधर तब, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का आपसे पूछा है, दो कंडीशन में पूछा है कि भैया लूप का तल क्षैतिज है और ऊर्ध्वाधर है। नॉर्मल सी बात है, आप देखिएगा मैंने बताई थी, जब भी कभी भी बोलेगा फ्लक्स के लिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फ्लक्स के लिए उल्टा होता है। जब वो कहेगा कि भाई लंबवत है तो थीटा लेते हैं हम 0 अंश। ध्यान समझ लेना, फ्लक्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो वैद्युत फ्लक्स है चाहे वो चुंबकीय फ्लक्स है। ओके, यदि वो फ्लक्स में कहे कि भैया चुंबकीय आपका जो तल है वो लंबवत है तो लेते हैं 0, लंबवत के लिए आके लेते हैं। और यदि कहे कि वो क्षैतिज दिशा में है तो लेते हैं हम कितना, 90 अंश लेते हैं। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन पहले से ही उल्टी दे दी है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है कि ये कंडीशन होती है जब चुंबकीय क्षेत्र नॉर्मल होता है, जैसे कि इस तरीके से है। लेकिन यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है वो अपने आप में ही ऊर्ध्वाधर दे रखा है इस तरीके से, राइट। अब कुंडली का तल कैसा है उसके, यहां पर क्या, इसमें पहली बात कही है कुंडली का तल क्षैतिज है, जब चुंबकीय क्षेत्र तो इस तरीके से है। और पहली कंडीशन में क्या कहा है कि लूप का तल क्षैतिज है, तो लूप का तल लाइक दिस, ये आपका लूप है, लूप का तल है तो लूप का तल इस तरीके से है। तो भैया तल ऐसे होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, तो ये तल आ गया इधर, क्या आ गया, लूप का तल इस तरीके से आ गया क्षैतिज। तो कोण कितना बना, 90 डिग्री बना, ठीक है। या आपका कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा। हमने क्या बताई थी कि बेटा यहां पे कोण 90 डिग्री है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, लंबवत का रिलेशन हो गया। और लंबवत के लिए हम क्या लेते हैं, 0 अंश लेते हैं। बताई थी बात कि 0 अंश लेते हैं। तो इसीलिए भैया क्षैतिज होने पर अब क्या लेंगे, क्षैतिज होने पर हम क्या लेंगे बेटा, यहां पर इसका मतलब यह पहली कंडीशन कब निकालनी है इसमें, यानी चुंबकीय फ्लक्स का आपको ज्ञात करना है, चुंबकीय फ्लक्स के ज्ञात करना है एट थीटा बराबर 0 अंश पर। ठीक है, समझ में आ गई बात, थीटा बराबर 0 अंश क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि भैया लंबवत होने पर 0 अंश लिया जाता है और क्षैतिज होने पर 90 डिग्री लिया जाता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये क्षैतिज है, क्षैतिज होने पर 90 अंश क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र जो दे रखा है ना, अपने आप में पहले ही उसने चुंबकीय क्षेत्र को उल्टा कर दिया, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, और जो तल है वो क्या है, लंबवत है, ऐसे करके है, यानी क्षैतिज है, तल ऐसे है, तो इनके बीच में 90 डिग्री लंबवत हो गया। अब ये लंबवत हो गया तो अब लंबवत वाली कंडीशन लगाएंगे, राइट। अब दूसरा ऊर्ध्वाधर है तो भैया इसका उल्टा कर ही देंगे। ऊर्ध्वाधर होने पर क्या है, सिंपल सी बात है कि भैया ये देखिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र और तल भी ऐसे ही ऊपर की ओर चला गया, तल भी ऊपर की ओर चला गया, यानी कि दोनों एक ही दिशा में आ गए, रेखीय दिशा में। और जो एक ही दिशा में होते हैं यानी कि क्षैतिज दिशा कहलाएगी, और क्षैतिज दिशा के लिए हम क्या कहते हैं, 90 अंश लगाते हैं। और वैसे भी यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या निकालनी है, यानी कि फ्लक्स का आपको ज्ञात करवा रहा है, ये φ1 मान ले रहा हूँ, ये φ2 आपको ज्ञात करना है एट थीटा बराबर 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई हैं। और जो आपको ज़्यादा दिमाग में ना करते हुए मैं आपको बता दूं, भैया कुछ टीचर से डायरेक्टली बता देते हैं कि भैया क्षैतिज के लिए 0 अंश लो, ऊर्ध्वाधर के लिए 90 डिग्री लो। ऐसा नहीं होता है, ये फ्लक्स में थोड़ा उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ये बोला है ना चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वजह से ये थोड़ा पलट गए ये बातें, ठीक है। और बाकी आपको जब चुंबकीय फ्लक्स वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पर सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अब अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन, चलिए भाई, सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा है। पहला हमारा क्या है, पहला निकालते हैं। पहले के लिए हमें क्या चाहिए, φ1 चाहिए एट थीटा बराबर कितना, 0 अंश पर। तो भैया फाई का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा। फाई का फॉर्मूला BA cos थीटा होता है। B की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, कितनी है B की वैल्यू, B की वैल्यू है 0.80 गुणा A की वैल्यू कितनी है 20 गुणा 10 की पावर -4, और ये कॉस और 0 अंश। और कॉस 0 की वैल्यू बायोलॉजी वाले जानते होंगे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
तो भैया ये वैल्यू तो अपने आप में कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 0.8, 0 को ख़त्म कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20 गुणा 10 की पावर -4 बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की 0 8 दूनी 16, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16.0 गुणा 10 की पावर -4 आ जाएगा। और 5 तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 8 की मल्टीप्लाई कर दी 20 में, तो वैसे नॉर्मली 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 20 दूनी 60, वो 8 दूनी 16 यानी 160 हो जाता है, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि 0.16 आ गया, राइट। इतना तो समझ रहे हो ना भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हो, मल्टीप्लाई करना का मैं अब ये बताऊँ तो मैं एक की दूसरी की बातों को। अब देखिए ये पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो 1.6 गुणा 10 की पावर कितना आएगा, इधर की साइड में यदि पॉइंट आता है तो प्लस की घातें आती हैं, तो एक अंक आगे लेकर गए हैं तो एक घात प्लस की आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस की 4 हैं तो कितने बचेंगे, -3 बचेंगे। क्यों बचेंगे -3, क्योंकि भैया इधर की साइड में आने पर एक प्लस की घात आएगी 1, तो यहाँ पे -4 है, एक प्लस की आएगी तो कितने बचे, -3 बचेंगे। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए नॉर्मली अब दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरे पे हमें ज्ञात करना है φ2 ज्ञात करना है एट थीटा बराबर 90 डिग्री। तो भैया φ2 को लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्या होता है BA cos थीटा होता है। चलिए तो BA cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो टोटल 0 आ गया। कितना आ गया, टोटल 0। एक आंसर ये हो चुका है और एक आंसर आपका ये हो चुका है, काम खत्म, ठीक है ना। बहुत ही कमाल का सवाल। बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना कि ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र बोला है, तो ये चुंबकी का तल जो है आपका कुंडली का जो लूप का तल है उसको किस तरीके से आपको करना है, इसका ध्यान रखना। समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और साथ में शेयर भी करना है, ओके। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कि चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए हाँ, चलिए भाई अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है कि 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात और आरएमएस धारा ज्ञात करनी है। नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो आपको दिया क्या है, पहले तो वो चीज समझो। सवाल में क्या दे रखा है भाई, सवाल में दे रखा है 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व दे रखा है, यानी कि एल दे रखा है आपका। कितना दे रखा है, 25 मिली हेनरी। और बेटा मिली का मतलब तो आप समझते हो 10 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। ये आ गया समझ में। अब आगे क्या दे रखा है, इतने वोल्ट यानी 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। 220 वोल्ट का मतलब क्या है, ये कैपिटल V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। ये इसका क्या दे रखा है, विभव स्रोत दे रखा है, वोल्टेज स्रोत दे रखा है। वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है, राइट। चलिएगा और आगे इसमें क्या कहा है, आगे इसने कहा है यदि स्रोत की आवृत्ति, यदि एफ बराबर जो फ्रीक्वेंसी है स्रोत की वो किसने दे रखी है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति उसकी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि भैया परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात। देखो याद रखना, प्रेरकीय प्रतिघात और आरएमएस धारा। प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब क्या होता है, XL आपसे ज्ञात करनी है, और एक IRMS धारा यानी IRMS धारा आपसे पूछी है। नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धारा तो आप नॉर्मली धारा निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आपको मैं बता दे रहा हूं भाई, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई में L लगा हुआ है तो L का प्रतिरोध, L का मतलब शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ है, प्रेरक लगा हुआ है, प्रेरकत्व लगा हुआ है, तो उसकी प्रतिघात, उसके द्वारा जो लगाया गया प्रतिघात, उसके द्वारा जो लगाया गया प्रतिरोध है उसको प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। और यदि यहां पर संधारित्र लगा होता C, तो संधारित्र के द्वारा जो डाली गई रुकावट होती है उसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या, धारितीय
प्रतिघात, उसको हम XC से प्रदर्शित करते हैं, राइट। और ये इसको XL से, प्रेरण प्रतिघात यानी कि, ठीक है, प्रेरकत्व तो समझ रहे हो। अब बात कर लेते हैं, जो प्रतिरोध लगा होता है तो उसको तो नॉर्मल प्रतिरोध बोलते ही हैं, राइट। तो ये चीजें होती हैं। तो जब किसी परिपथ में C लगा है तो उसको धारतीय प्रतिघात बोलेंगे, L लगा हुआ है तो उसको प्रेरण, L लगा हुआ है तो उसको प्रेरण प्रतिघात यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात बोलेंगे, राइट। इसको हम XL से प्रदर्शित करते हैं। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी, इसका होता है ओमेगा L और इसका होता है 1/ओमेगा C, ये होता है, राइट। और ओमेगा बराबर, याद रखना, ओमेगा बराबर 2πfc, 2πf, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf फॉर्मूला होता है, ओमेगा बराबर 2πf होता है, राइट। समझ में आ गई बात। ओमेगा बराबर 2πf होता है, XL बराबर ओमेगा L होता है और XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। यदि किसी परपथ में ये अलग अलग लगे हैं तो ये वाले लगेंगे, यदि किसी परपथ में ये दोनों लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं हम केवल यानी कि उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। यदि ये दो चीज लगी हुई हैं तो प्रतिबाधा बोलेंगे। दोनों के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। दोनों के प्रतिरोध को प्रतिबाधा, इसको कहते हैं Z, राइट। तो बाकी जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा। अभी फिलहाल आप इतना तो समझ गए कि भैया ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, इसका ये फॉर्मूला है, राइट। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये आपके छठे चैप्टर में होंगे शायद, छठे में है, हाँ शायद, जो प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है उसमें है ये। जब मैंने कराए थे उसके न्यूमेरिकल्स तब मैंने फॉर्मूले वगैरह सारा कुछ लिखवाया था, ठीक है। चलिए तो अब इसको स्टार्ट करें। चलिए, L दे रखा है, V दे रखा है, F दे रखा है, XL निकालना है। चलिए, तो XL का सूत्र कौन सा है भाई, सूत्र हम लगा रहे हैं पहले, सूत्र XL बराबर ओमेगा L, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2πfL। समझ में आ गई होगी भाई। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πfL, जो कहते हैं। और हमारे पास ये सारी वैल्यू दे रखी हैं, कहाँ दे रखी हैं, XL निकालना है 2 गुणा, राइट, 2 गुणा, अब आप इसका पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए, गुणा F की वैल्यू कितनी है 50 ले लीजिए, गुणा L की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे से लिखूँ, यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दूँ तो अच्छा रहेगा। 2 गुणा 3.14 गुणा 2, पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू कितनी है 50, गुणा L की वैल्यू कितनी है 25 गुणा 10 की पावर -3। XL बराबर कितना हो जाएगा, XL बराबर हो जाएगा 50 दूनी 100, 100 गुणा 3.14 गुणा 25 गुणा 10 की पावर -3। XL बराबर देखिए 50 की गुणा कर दी मैंने 100 में, अब 25 की गुणा भी इसमें कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2500 हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 का ख़त्म ही कर लो ना, सिंपल सी बात है। देखिए, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 में मल्टीप्लाई कर दो 25 की, 25 चौके 100 की 0 हासिल 10, 25 सेकंड 25 और 10 कितने हो जाएंगे 35 हासिल 3, 25 थी 75, 76, 77, 78, इतना आ जाएगा। 2 अंक बाद पॉइंट लगेंगे तो कितना आ जाएगा 100 गुणा 78.50 गुणा 10 की पावर -3। XL बराबर 100 का मतलब 10 की पावर 2 घातें होती हैं और 2 घातें इसको खत्म कर देंगे तो कितना बचेगा 78.50 गुणा 10 की पावर -1 बचेगा, राइट। अब एक अंक इधर की साइड में आएगा तो ये घात प्लस की आ जाएगी, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना आ जाएगा 7.850, इतने ओम आ जाएगा। ये प्रतिरोध आ गया इसका, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात, राइट। तो ये इस तरीके से निकल जाता है, आपका कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से कर लीजिए। अब बोलोगे कि ये घात कहाँ चली गई बेटा, ये माइनस का मतलब क्या है कि ये घात इधर की साइड में आ जाती है तो ये घात प्लस की आती है, प्लस की इस घात को खत्म कर देगी तो 7.850 इतने ओम आ जाएगा, राइट। चलिएगा, अब ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा RMS धारा चाहिए, RMS धारा। देखो नॉर्मली V बराबर IR होता है धारा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा स्रोत है जिसमें L लगा हुआ है,
एल लगेगा तो उसमें जो धारा बहने वाली होगी वो आरएमएस धारा होगी, और ये वी लगा हुआ है यानी स्रोत वोल्टेज, तो वोल्टेज तो वी ही लगा हुआ है, धारा आरएमएस होगी, ठीक है, आई आरएमएस होगी इंटू, और आर की जगह पे क्या लेंगे, प्रतिरोध कौन सा लिया जाएगा, एल, एल लगा हुआ है तो एल का प्रतिरोध क्या होता है, एक्सएल होता है, तो एक्सएल आ जाएगा। तो आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा, आई आरएमएस बराबर एक्सएल, एक्सएल सॉरी वी बट्टे एक्सएल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी बट्टे एक्सएल, ठीक है, नॉर्मली वोल्टेज बट्टे प्रतिरोध है। तो भैया जब हमारे किसी परपथ में एल प्रेरकत्व लगा हुआ है तो प्रेरकत्व के द्वारा जो डाली गई रुकावट होगी वो उसका प्रतिरोध होगा, और प्रेरकत्व के द्वारा जो रुकावट डाली जाती है उसको हम प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं, यानी एक्सएल, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ध्यान रखो धारा बराबर फॉर्मूला होता है विभवांतर यानी कि विभव बट्टे यानी वोल्टेज बट्टे प्रतिरोध रेजिस्टेंस। तो भैया रेजिस्टेंस कितना होगा, एल के द्वारा लगाया गया, यानी कोई भी प्रतिरोध प्रेरकत्व लगा हुआ है किसी परपथ में तो उसके द्वारा जो धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सएल कहते हैं, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। तो ये प्रेरकीय प्रतिघात हो जाएगा। नॉर्मली इसका जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपका वी की वैल्यू कितनी 220, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 7.80। ओके, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 22,000 बट्टे 780, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 22,000 बट्टे 78। अब इसको हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 1 2 00, और ये कितना आ जाएगा 2 3 6 2 9 18, तो 1100, ये आ गया आपका 1100 बट्टे 39। अब 1100 में आपका 39 का भाग कर दीजिए, भाग कैसे करेंगे, 4 3 12 3 बार चला जाएगा, 3 3 9 27 का 7 हासिल 2 3 या 9 2 11, 117, 3 बार भी नहीं जाएगा तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो भैया 2 ने 18 का 8, 2 3 6 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ तो ले ढाई, यहाँ पे आएगा 10, 10 में से 2 8 गए तो बचेंगे 2, यहाँ पे बचे 10, 10 में से 7 गए बचेंगे 3, उतार लेंगे 0, ठीक है, अभी चला जाएगा 4 8 32 यानी 7 बार चला जाएगा, तो 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 9 72 का 2 हासिल 7, और 8 3 24 24 25 26 27 28 29 30 31, 8 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 30 40 79 2 बार, तो कितना आ जाएगा, नॉर्मली देखा जाए तो 28.2 आ जाएगा आईआरएमएस धारा, इतने एम्पीयर की धारा आ गई। समझ में आ गई बात, तो 28 फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला का अगला सवाल ये कह रहा है एलसीआर परपथ की जिसमें एल बराबर इतना, सी बराबर इतना, यानी कि एल बराबर 2 हेनरी, सी बराबर 32 माइक्रोफैरड और आर बराबर 10 ओम है, अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करो, इसके लिए क्यू ज्ञात करो। देखिएगा बहुत ही प्यारा सवाल है, यानी कि एक एलसीआर परपथ है, एलसीआर परपथ में आपको दे रखा है एल बराबर 2.0 हेनरी, सी बराबर दे रखा है 32 माइक्रोफैरड। 32 माइक्रोफैरड का मतलब क्या है, 32 गुणा 10 की पावर -6 फैरड। भाई आप लोग याद रखना है कि भैया माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो 32 गुणा 10 की पावर -6 इतने फैरड दे रखा है, और आर बराबर आपका दे रखा है, आर बराबर कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है, और आपको क्या दे, बस इतना ही। पहले अनुनादी आवृत्ति यानी कि पहले में आपको ज्ञात करना है अनुनादी आवृत्ति यानी WR आपको ज्ञात करनी है, और आपका तीसरी यानी कि देखो W का मतलब क्या है आवृत्ति, R का मतलब रेजोनेंस आवृत्ति, ठीक है, तो रेजोनेंस यानी अनुनादी आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है, और दूसरी में चीज आपको चाहिए Q। Q क्या होता है बेटा, Q का नाम पता है, Q का नाम ये कोफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। जब कोई एलसीआर परपथ अनुनाद करता है यानी कि अनुनादी आवृत्ति हम उसकी निकालते हैं यानी कि वो अनुनाद करता है, तब उसमें उसकी विशेषता गुणांक को हम बोलते हैं Q, यानी कि उसका क्वालिटी फैक्टर। तो Q का नाम क्या है, क्वालिटी फैक्टर, इसको बोलते हैं विशेषता गुणांक।
LCR परपथ का विशेषता गुणांक यानी कि क्वालिटी फैक्टर। ठीक, तो ये दो चीजें ज्ञात करनी है। चलिए नॉर्मल सी कोई बात नहीं है। तो भैया अनुनादी परपथ के लिए तो यहां पे एक पहले के लिए करेंगे अनुनादी परपथ के लिए। अनुनादी परपथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? WR बराबर W नहीं ओमेगा आर, ओमेगा आर बराबर 1/√में LC। ये होता है भाई ओमेगा आर बराबर 1/√में LC। ये फॉर्मूला होता है अनुनादी आवृत्ति का। ठीक है, चलिए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा है। भैया L का मान कितना है 2 और C का मान कितना है 32 × 10⁻⁻6 1/32 दूनी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 × 10⁻⁻6 1/64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। आप लोग जानते ही हैं। और जो घातें होती हैं उनका आधा कर देते हैं, तो 10⁻⁻6 -6 का आधा -3 आ जाएगा। -3 ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा आर बराबर कितना आ जाएगा 1/8 × 10⁻+3। ओके चलिएगा, +3 का मतलब क्या आ जाएगा ओमेगा आर बराबर +3 का मतलब हो जाएगा 1000/8 आ जाएगा। ठीक है भाई, 10⁻3 का मतलब क्या है 1000 आ जाएगा नॉर्मली। ठीक है 1000। अब इसको काट दीजिए, 1000 है, 1000 में 8 का भाग करेंगे क्या 2 से काट दो 500 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काट दो ऊपर 250 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से काट दो 125 आ जाएगा। और वैसे ही दिखाई दे रहा है। 8 का भाग कर दीजिए 1000 में, ना समझ में आए तो भैया 8 × 8 बचेंगे कितने 2, उतार लेंगे 0। 8 दूनी 16 बचेंगे कितने 4, उतार लेंगे 0। 8 पंजे 40, इतना तो करना आता ही होगा। तो इससे ये कट जाएगा तो ओमेगा आर बराबर 125 आ जाएगा। 125 इतना समझ में आई बात नहीं आई? तो ये रेजोनेंस आवृत्ति आ जाएगी आपकी। क्लियर है? चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं आगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरे में चाहिए Q। तो बेटा Q का एक फॉर्मूला होता है Q, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। Q है आपका Q XL/R। क्या होता है XL/R होता है XL/R नॉर्मली। अब देखो जरा ध्यान से, अरे इसका मात्रक तो लिखा नहीं, इसका मात्रक ये आवृत्ति है और आवृत्ति का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, इसके रेडियन प्रति सेकंड लिखेंगे। ओके चलिएगा, ये Q है, Q का ये XL, और XL बराबर मैंने नॉर्मली फॉर्मूला बताया था, XL बराबर होता है ओमेगा L। लेकिन यहां पर ओमेगा L नहीं लगेगा क्योंकि ये कौन सा परिपथ है, ये अनुनादी परिपथ है। तो अनुनादी परिपथ की आवृत्ति लेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा R। ठीक है, ये वाला R वो है, स्मॉल r लगा लो, चलो यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, स्मॉल r लगाओ। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। स्मॉल r लगाएंगे रेजोनेंस आवृत्ति। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ओमेगा L/R। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला होता है XL बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा L, क्योंकि ये अनुनादी परपथ है। तो अनुनादी परपथ है तो अनुनादी परपथ के लिए ओमेगा का मान कितना होता है ओमेगा R होता है। ये चीज़ लेंगे, ये वैल्यू आपके पास में है कितनी है 125 है गुणा L की वैल्यू कितनी है 2 है बट्टे R की वैल्यू कितनी है 10 है 10 100। इसको कर दीजिए 125 दूनी कितना हो जाएगा 125 दूनी हो जाएगा 250 और बट्टे 10 से 1 कट जाएगा तो Q बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। Q क्या आ जाएगा 25। ठीक है, Q ये फैक्टर है 25 और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। राइट, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये विमाहीन राशि होती है। राइट, चलिए जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर लीजिएगा इस सवाल को। ठीक, 48 हो गया, अभी 49।
चलिए भाई, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है आपका, 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती लाइन से जुड़ी है, तो जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो परिपथ की प्रतिघात, प्रतिबाधा और परिपथ में धारा, बहुत सारी चीजें पूछी हैं इसमें भाई। तो आपका सबसे पहला क्या दे रखा है? प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम, प्रतिरोध 1 ओम दे रखा है। इतने हेनरी, एल बराबर कितना दे रखा है? 0.01 हेनरी प्रेरकत्व दे रखा है। और वोल्ट, इतने वोल्टेज, यानी कितना वोल्टेज से जुड़ा हुआ है? 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब इसमें आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति वही 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। और आपसे पूछा क्या है? पहले पूछा है प्रतिबाधा, जेड पूछा है। दूसरी चीज क्या पूछी है? दूसरी चीज इसमें पहले में पूछा था प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब क्या है? देखिए, प्रतिघात पूछे तो कौन सी प्रतिघात? क्योंकि एल लगा हुआ है तो इससे निकलेगी प्रेरण प्रतिघात। अब ये दोनों चीज लगी हुई हैं तो हमारा क्या बताता है? 2 चीज लगी हुई है, 3 चीज लगी हुई, उनसे निकलती है प्रतिबाधा जेड आपसे, और तीसरी इसमें चाहिए धारा आई। तो ये 3 चीजें चाहिए भाई। नॉर्मली देखा जाए तो आपको पता होगा कि भैया एल लगा हुआ है तो एल के द्वारा, केवल एल के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध, लगाया गया अवरोध कहलाएगा प्रेरण प्रतिघात। इन दोनों के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध या इन दोनों के द्वारा डाली गई रुकावट, धारा के मार्ग में आर और एल के द्वारा डाली गई रुकावट प्रतिबाधा कहलाएगी। इसमें बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा आई कहलाएगी। चलिए, तो आप सबसे पहले एक्सएल निकालते हैं। पहली चीज एक्सएल, तो एक्सएल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा नहीं दे रखा है तो क्या होता है? 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। चलिएगा, तो एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 गुणा एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू 50 गुणा एल, एल की वैल्यू 0.01 है। तो एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा? नॉर्मली 2 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 गुणा, ये है 3.14 गुणा 0.01। एक्सएल बराबर 100 की मल्टीप्लाई और इस 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 गुणा 3.14। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो इस पॉइंट को पीछे की ओर ले जाएंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है कि भैया 100 में गुणा कर दो 0.01 की, तो क्या आ जाएगा? 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इतना, और फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, फिर जोड़ेंगे 0 0 1, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.00 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो एक्सएल बराबर आपका निकल आया 3.14 इतने ओम, ये एक्सएल निकल आया। अब पहला हो गया उत्तर। अब जेड चाहिए, जेड दूसरे में क्या चाहिए? जेड। तो जेड के लिए भैया सूत्र क्या होगा? जेड बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में r² प्लस एक्सएल स्क्वेयर। तो जेड बराबर अंडर रूट में r का मान कितना है? r का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान कितना? 3.14 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई? 3.14 गुणा 3.14। तो कैसे करेंगे देखिएगा, इसको करेंगे हम भाई 4 चक 16, 4 एकन 4 और 1 5 और 4 तिया 12 और 4 1 3, अभी 1 और 12 है, ठीक है। और 3 की 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 6 5 4 9, 2 2 4 और 1 5, 4 3 7 और 1 8 और 9। कितने अंक बाद पॉइंट? 2 अंक 4, 9 पॉइंट कितना आ जाएगा? तो इसको 9 पॉइंट, देखो जरा ध्यान से, इनका करेंगे तो 9.859 आ रहा है, तो मैं यहाँ तक ले रहा हूँ इसका अंक, तो इससे अंक 5 है, 5 से देखे तो इसको मैं 9.86 लिख दूँ डायरेक्टली। तो वही चीज़ लिखूँगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9.86 ले रहा हूँ। तो नॉर्मली देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, 10.86 आ जाएगा। 10.86 आ गया। अब इसका आप लो,
अब इस चीज का वर्गमूल करना सीखिए। सभी बायोलॉजी वाले देखिएगा, ध्यान से बायोलॉजी वाले देखेंगे। ये है आपका 10.86। किस तरीके से करते हैं? दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। दो तरीके ये हैं कि सबसे पहले तो यही है नॉर्मली वाला कि भैया इसके पॉइंट से पहले के अलग जोड़े बना लो, पॉइंट के बाद वाले के अलग जोड़े बना लो, राइट। अब ये 10 जो दिखाई दे रहा है, पहले यहां क्या करेंगे 10। तो 10 का मतलब यह है कि किसी भी एक संख्या लो, उसका उसी का गुणा करो, उसमें उसी की गुणा करो। जैसे 1 लूंगा तो 1 में 1 की गुणा करूंगा 1 आएगा, 2 लूंगा तो 2 में 2 की गुणा करूंगा 4, 3 लूंगा 3 में 3 की गुणा करूंगा 9, 4 लूंगा 4 में 4 की गुणा करूंगा 16। तो जैसे मतलब भाग में तो 1 2 3 करके पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है क्योंकि वर्गमूल होता है तो उसी का लेते हैं। जैसे मैं 2 लूंगा 2 की 2 में गुणा करूंगा 4 आ गया, पर 10 से ज्यादा ना हो, 10 से कम हो जाए। 3 की लूंगा 3 की गुणा करूंगा 9 आएगा, 4 लूंगा 4 की गुणा करूंगा 16 आएगा। तो मैं कितना लूंगा 3 और 3 ही ऊपर लिख दूंगा। 3 की 3 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना बचेगा? 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। भाग में तो आपकी एक संख्या उतरती है, लेकिन यहाँ पर कितनी डबल संख्या उतरती है, तो 8 6 उतरेगी। फिर ऐसे कर देंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसका डबल कर देंगे। 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, अब 6 के पीछे 2 लगाओगे तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ठीक है। और यदि 6 के आगे 3 लगाओगे तो 3 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 3 9, 3 6 18। तो ये देखिएगा, ये ज़्यादा हो गया, 2 ही आएगा 2। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2 की लेंगे तो आपका आ जाएगा 124। 124 बस इतना ही काफ़ी है। Z बराबर 3.2 के समथिंग आपका आ गया, इतने ओम। और ये भी आपका ओम। समझ में आ गई बात? इस तरीके से। दूसरा तरीका ये रहता है आपका कि भैया ये तो सबसे सिंपल है। दूसरा तरीका ये है कि आपका ये दिखाई दे रहा है ना, ये आपका दिखाई दे रहा है ये चीज, ठीक। ये शॉर्ट क्या भैया, इसको आप कितना लिख सकते हो? इसको ऐसा समझ, 10 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल बन जाएगा? 10 से पहले इसकी संख्या है 9 प्लस और इसका 9 1.86 आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल तो हो गया 3 प्लस 1/2 गुणा इसका करके लिख देंगे 1.86। मतलब क्या है कि भैया जो अपने आप में वर्गमूल बन जाती है उसका तो वर्गमूल करके लिख देंगे, प्लस 1/2 गुणा 2 तो लगाना है, जो भी संख्या यहाँ पर आएगी वो नीचे लिख देनी है। अब इसकी हम इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें भाग करेंगे तो समथिंग वही आ जाएगा, 0.2 के समथिंग आ जाएगा। करके देख लेना, इतना ही आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि 2 1 2 यानी 2 दूनी 4 मान लीजिएंगे तो इसका समथिंग इतना ही आएगा। अपना करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको जोड़ेंगे तो मतलब अपने आप आ जाता है, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो जो भी अच्छा लगे वो कर लेना आप लोग, दोनों बता दिए हैं मैंने, ठीक। चलिए अब आगे देखिएगा, ये हो गया आपका। तीसरी चीज और देख लो। तीसरी में चाहिए धारा, नॉर्मली धारा बराबर फॉर्मूला क्या है भैया? V बराबर होता है IR। तो यहाँ पे तो V तो वही रहेगा, I धारा, लेकिन R की जगह पर, क्योंकि अभी ये पूरा परिपथ है LR परिपथ कहलाएगा, क्योंकि RL परिपथ या LR। तो भैया इन दोनों के द्वारा, क्योंकि R होता तो केवल R लेते, लेकिन अभी प्रतिरोध क्या होगा, क्योंकि L भी तो लगा हुआ है, L के द्वारा भी प्रतिरोध होता है और R के द्वारा भी प्रतिरोध होता है। दोनों के द्वारा जो प्रतिरोध लगाया गया है उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। तो ये वाले लिया जाएगा Z। तो क्या हो जाएगा? V बराबर IZ। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/Z हो जाएगा। चलिए V का मान कितना है? V का मान आया है आपका, V का मान दे रखा है ऊपर 200 और इसका मान कितना 3.2 है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2000/32 हो जाएगा। इसको काट देंगे हम, कितने बार 4 से कट जाएगा? 4 पंजे 20, 500, नीचे कट जाएगा 4 अट्ठे 32। अब 500 में हम कितने का भाग कर लेंगे? 500 में भैया हम भाग कर देंगे 8 का। कैसे भाग करेंगे? 8 6 48, बचेंगे 2, उतार लेंगे 0, ठीक है। 8 दूनी 16, बचेंगे कितने? 4, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 पंजे 40। तो ओवरऑल देखा जाए तो I बराबर कितना आ जाएगा? 62.5। इतने एम्पियर की धारा आ जाएगी। समझ में आ गई बात? कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, कर लीजिएगा। बहुत ही भयंकर वाला सवाल है, जल्दी से कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे सवाल को करते हैं। ये 49 हो गया, बस एक सवाल और रह गया है 50वां, उसे और कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए
चलिए अगला जो सवाल है आपका, अगला सवाल कह रहा है V बराबर 200 साइन 300t वोल्टता के परिपथ में प्रतिरोध 40 ओम, प्रेरकत्व आपका 0.1 हेनरी है, तो औसत प्रतिबाधा और औसत शक्ति ज्ञात करनी है। बहुत ही प्यारा लाजवाब सवाल है। यानी कि एक समीकरण दे रखी है इसमें, V बराबर 200 साइन 300t ये दे रखा है, और इसमें एक प्रेरकत्व L बराबर दे रखा है 0.1 हेनरी, और आपका इसमें एक प्रतिरोध भी दे रखा है आपका 40 ओम दे रखा है। अब इसमें पूछा क्या है, पहली चीज इसमें पूछी है प्रतिबाधा Z पूछी है, और दूसरी चीज इसमें पूछी है औसत शक्ति, ये चीज पूछी है। औसत शक्ति मतलब P बार लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात कोई भी है नहीं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आ जाओ इधर। नॉर्मल तरीके से आपको मैं बता दूं भाई, ये चीज एक समीकरण दे रखी है, एक प्रतिरोध दे रखा है 40 ओम, और एक 0.01 हेनरी आपका प्रेरकत्व दे रखा है। जेड प्रतिबाधा पूछी है और आपसे पी पूछा है। चलिएगा पहले हम इस समीकरण समीकरण 1 की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये इसकी जनरल समीकरण होती है वोल्टेज की। तो तुलना करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो V0 बराबर कितना आ जाएगा, V0 बराबर इतना आ जाएगा, और ये तुलना करेंगे यहाँ पे तो ओमेगा की जगह पे ये आ जाएगा। तो भैया V0 बराबर आ गया 200, और ये वोल्ट हो जाएगा, और ओमेगा बराबर आ जाएगा 300, ठीक है। चलिए अब आपका हमें Z बराबर चाहिए, तो Z बराबर नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है भाई, Z बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे भाई, Z बराबर हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट में R² प्लस XL²। यही क्यों लगाया, क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, L लगा हुआ है तो XL², R लगा हुआ है तो R²। अब XL का मान नहीं दे रखा है आपको, तो सिंपल तरीके से पहले आपको XL निकालना पड़ेगा, और XL निकालने के लिए हमको क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो भाई XL निकाल ले रहे हैं पहले हम साइड में। तो सबसे पहले XL निकालेंगे, तो XL का फॉर्मूला 2πfL बताया था, ओमेगा L और ओमेगा बोलते F, तो F नहीं दे रहा, सॉरी XL बराबर क्या ओमेगा L होता है, नहीं होता फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे इतना ये झंझट पालने की क्या जरूरत है। चलिए तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, आपका R की वैल्यू R² प्लस XL की वैल्यू मतलब ओमेगा L का स्क्वायर। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, R का मान 40 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू आई है 300 गुणा L की वैल्यू कितनी है 0.1, L की वैल्यू 0.1, ओमेगा की वैल्यू 300, R की वैल्यू 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी 4 4 16 1600। अब ये देखिएगा ध्यान से, ये है 300 गुणा 0.1 का स्क्वायर, इसका मतलब इसकी गुणा करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा। ध्यान से समझ लेना, 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 900। ये चीज़ लिखना चाहो तो ये एक लाइन मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया कि इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को। Z बराबर 1600 900 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो Z बराबर आपका आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 होता है, और डबल जीरो की जगह पे 1 0 आ जाएगा, इतने ओम आ जाएगा। कितने ओम आ गया 50 ओम। तो पहला उत्तर तो हो चुका है, पहला आप प्रिंट करवाना था, पहला उत्तर हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहला उत्तर हो चुका है आपका। ये तो समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका Z बराबर 50 को याद रख लेना, Z बराबर 50, ठीक है। चलो कितना आया था, Z बराबर हमारा आया था 50, ठीक है, ये इसको याद रखना। अब सेकंड पार्ट में हमको क्या चाहिए,
सेकंड पार्ट में हमको औसत शक्ति चाहिए। तो औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाई थी, तो जब LR परपथ और LCR परपथ की जब हम उसकी शक्ति निकालते हैं औसत शक्ति, तो वो VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, बत्ती जल रही होगी ना, तो VRMS दे रखा ना IRMS दे रखा, कोई बात नहीं है। VRMS जब कभी भी धारा दे रखी है यानी वोल्टेज दे रखा हो, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज में क्या अंतर है, ये होता है उसका शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान, ये वोल्टेज होती है, ठीक है। तो ये अधिकतम वोल्टेज कितनी है, तो वो चीज़, तो अधिकतम परिपथ की अधिकतम वोल्टेज हम लेते हैं हमेशा। तो बेटा कितनी हो जाएगी, P बार बराबर अधिकतम वोल्टेज V0 बट्टे √2, ये होता है फॉर्मूला। इसका क्या हो जाएगा, I बट्टे √2 हो जाएगा IRMS, और कॉस फाई का होता है फॉर्मूला Z बट्टे R। ये कॉस फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Z बट्टे R होता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो P बार बराबर ये √2 के √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू ये I हो जाएगा, इंटू ये Z बट्टे R हो जाएगा, ठीक है, गुणा और गुणा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गुणा है, ठीक है, समझ में आई, ये गुणा, ठीक। अब देखिएगा, अब I का फॉर्मूला भी नहीं पता आपको, तो I का नहीं फॉर्मूला पता तो कोई बात नहीं, I का फॉर्मूला फिर से लगा दो। वैसे नॉर्मली V बराबर IR होता है, बताई थी बात, लेकिन जब आपका L और R लगा हुआ है परपथ में, तो और ये V में आपका V0 दे रखा है सवाल में, तो V0 का मतलब अधिकतम वोल्टेज कितनी है, तो वो लेंगे हम V0। धारा कितनी बह रही है, IRMS धारा बह रही है उसमें, इस तरीके से निकालते हैं हम, ठीक है। नॉर्मली I ले ली धारा, ठीक है, और धारा ले ली, और R प्रतिरोध कौन सा लेंगे, इन दोनों के द्वारा जो लगा हुआ प्रतिरोध उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V0 बट्टे Z हो जाएगा। याद रखना, जब भी कभी भी V0 दे रखा हो और Z दे रखा हो परिपथ में, तो I बराबर होता है V0 बट्टे Z। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P बार बराबर V0 बट्टे 2 गुणा I की जगह पर क्या लगाओगे, I की जगह पर लगाएंगे हम V0 बट्टे Z इंटू, और ये क्या है आपका, ये है आपका कॉस फाई बराबर होता है, दे रखा है Z बट्टे R। क्या है, कॉस फाई बराबर Z बट्टे R। ओके, सॉरी ये उल्टा हो गया यार, R बट्टे Z है, R बट्टे Z और R बट्टे Z, और ये है आपका R बट्टे Z। क्या होता है, कॉस फाई बराबर R बट्टे Z, ठीक है। चलिए अब इनकी वैल्यूज लगा दीजिए, सारी वैल्यूज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, P बार बराबर V0, ऐसा करो नॉर्मली, चलो मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। V0 की वैल्यू कितनी है, V0 की वैल्यू 200 बट्टे 2 गुणा V0 200 बट्टे Z की वैल्यू कितनी थी 50 गुणा R की वैल्यू कितनी थी 40 बट्टे Z की वैल्यू कितनी थी 50, ये वैल्यू आ गई। अब देखिएगा भाई, नॉर्मली 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गई, और ये कितना हो जाएगा 5 25, और 25 दूनी 50, ऊपर आ गया 200 गुणा 20 गुणा 4, नीचे आ गया 2 गुणा 5 गुणा 5, 200 गुणा 20 गुणा 4, 2 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, वो 5 25, 25 दूनी 50, तो और ये आ जाएगा 200 गुणा 20 गुणा 4 बट्टे 50, 5 दूनी 10 पंजे 50, और अब 50 से कट जाएगा पूरा का पूरा 50, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगी 4, 50 चौके 200, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, 200 बट्टे 50 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 20 बट्टे 5, और 5 से ये कट जाएगा 4, तो 200 में 50 का भाग करेंगे, 4 बार कट गया। अब क्या आ गया, P बार बराबर आ गया 4 गुणा 20 गुणा 4, तो P बार बराबर 4 4 16 दूनी 32, 320, इतने वाट उसकी शक्ति आ जाएगी, राइट। तो ये आपका आंसर हो चुका है। समझ में आ गई बात, बहुत ही प्यारा सवाल, लाजवाब सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है, कर लीजिए जल्दी से। और वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जो बच्चे नए हैं उनसे खास रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।